माइसोर 1565 में तालिकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में 1612 में माइसोर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर राज्य का ही एक भाग था। 1704 में माइसोर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1719 में माइसोर से चौथ वसूल करने का अधिकार मराठों को प्राप्त हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य में माइसोर का राजा चिक्का कृष्णराज था, परंतु वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों नंजराज एवं देवराज के हाथों में निहित थी। देवराज प्रमुख सेनापति दालवाई तथा नंजराज राजस्व और वित्त नियंत्रक सर्वाधिकारी था। बाद में नंजराज ही मैसूर राज्य का सर्वेसर्वा हो गया। इसी समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नंजराज की सेना में भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर एक दिन माइसोर राज्य का स्वामी बन बैठा। हैदर अली का जन्म 1722 में माइसोर के कोलार जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद माइसोर में एक किले में सैनिक अधिकारी थे। इनकी मृत्यु 1728 में एक युद्ध में हो गई थी। बड़ा होकर हैदर ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। इसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर माइसोर के प्रधानमंत्री नंजराज ने 1755 में हैदर को डंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। फौजदार बनने पर इसने दो कार्य किए। प्रथम, अपनी निरक्षरता की कमी को पूरा करने के लिए खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया और द्वितीय, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की, जिससे पाश्चात्य तकनीक को अपनाया जा सके। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डंडीगुल में 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहाँ रहकर हैदर ने आसपास के क्षेत्रों को लूटकर धन एकत्रित किया और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसके बाद राजधानी माइसोर से श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित हो गई। 1759 में मराठों के आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका थी। इसी अवसर पर नंजराज ने इसे मैसूर का सेनापति नियुक्त किया। खांडेराव षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता का समर्थन प्राप्त कर हैदर ने नंजराज का अंत कर दिया और 1760 में स्वयं को माइसोर का शासक घोषित किया। 1763 में वेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई और सिंहासन के दावेदार दो उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए। हैदर ने दोनों को मरवाकर वहां अपने व्यक्ति को उपशासक नियुक्त किया और वेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया। हैदर अली द्वारा मालाबार के नायकों का दमन करने और विजय प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के पोलिगारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया तथा सुंडा, सीरी और गूटी को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1764 में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया। सवानूर के दक्षिण में हलीबली के मैदान में मराठों से हैदर का युद्ध हुआ, परंतु वो पराजित हुआ। परिणामस्वरूप मार्च 1765 में इसे एक संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार इसे गूटी तथा सवानूर के जिले और 32 लाख रुपये मराठों को देने पड़े। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1782 में इसकी मृत्यु हो गई। हैदर के केंद्रीय शासन में 18 विभाग थे। उसके अधिकांश मंत्री हिंदू थे। उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे। उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान किया। उसने अपने तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित कराई थीं। टीपू 1782 से 1799। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू माइसोर का शासक बना। थॉमस मुनरो ने उसके लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलाए तथा वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई व नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। पूर्णिया एवं कृष्णाराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। इसने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया था। कुछ वर्ष पूर्व मिले श्रृंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1791 में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था।
सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्रीरंगनाथ नरसिंह अथवा गंगाधरेश्वर के मंदिर की पूजा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। आंगल माइसोर युद्ध। कुल 4 आंगल माइसोर युद्ध हुए। इनमें प्रथम को छोड़कर शेष में अंग्रेजों की विजय हुई। चतुर्थ माइसोर युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने माइसोर राज्य का विभाजन कर दिया और शेष माइसोर राज्य वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क राजकुमार को दे दिया। प्रथम आंगल माइसोर युद्ध 1767 से 1769। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ थे। युद्ध का समापन 1769 की मद्रास की संधि द्वारा हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंगल माइसोर युद्ध का एक कारण माना जाता है। हैदर अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट था कि 1767 में अंग्रेजों ने निजाम से इस बात की संधि की थी कि बालाघाट को जीत लेने के बाद 7 लाख रुपये के बदले में निजाम बालाघाट क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा। संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण मद्रास सरकार और कर्नाटक के नवाब के बीच माइसोर का सीमा विवाद था। उत्तरी सरकार पर अधिकार को लेकर मद्रास सरकार हैदर से मैत्री चाहती थी, किंतु निजाम उत्तरी सरकार क्षेत्र पर अपना आधिपत्य चाहता था और इसी दृष्टि से मराठों एवं हैदर के साथ सहयोग करने को तत्पर था। इस आशय की जानकारी मिलने पर 1766 में मद्रास सरकार ने निजाम से उत्तरी सरकार लेकर उसके बदले में हैदर के विरुद्ध मदद देना स्वीकार किया। मराठे, निजाम एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने त्रिगुट भंग करने की योजना बनाए एवं मराठों को 35 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया। 18 लाख रुपये नकद एवं शेष राशि के बदले में कोलार जिला देकर मराठा सेना को वापस महाराष्ट्र भेज दिया। निजाम के साथ जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एक सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई एवं हैदर अली के समर्थक महफूज खां के प्रभाव से निजाम अंग्रेजों का साथ छोड़कर हैदर से मिल गया। जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 में नई मित्र शक्तियों हैदर अली और निजाम को चंगामाघाट और त्रिनोमाली के युद्ध में पराजित कर दिया। परिणामस्वरूप निजाम हैदर का साथ छोड़कर पुनः अंग्रेजों से मिल गया। अब एक ओर बंबई से कर्नल वुड ने मैसूर पर आक्रमण किया और दूसरी ओर मद्रास से स्मिथ ने 1768 के प्रारंभ में अंग्रेजों ने मंगलौर को अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन हैदर ने मंगलौर पर पुनः अधिकार जमा लिया और 1768 के अंत तक हैदर ने विभिन्न स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया। 1769 में हैदर मद्रास से 5 मील दूर क्षेत्र तक प्रवेश कर चुका था, अतः विवश होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, परंतु इसकी शर्तें हैदर अली के पक्ष में थीं। इस संधि में कैदियों की अदला बदली तथा विजित स्थानों के आपसी बदलाव की व्यवस्था थी। ये प्रतिरक्षात्मक संधि भी थी क्योंकि अंग्रेजों ने हैदर को किसी दूसरी शक्ति द्वारा आक्रांत होने पर सहायता का वचन दिया। इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने मद्रास के द्वार पर संधि की शर्तें निश्चित की। इस युद्ध ने अंग्रेजों की अजेयता को भी समाप्त कर दिया। द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध 1780 से 1784। 1769 की संधि की शर्तों का मद्रास सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ। जब मराठों ने 1771 में हैदर के राज्य पर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। वह प्रत्याक्रमण की ताक में रहने लगा। 1779 में हैदर अंग्रेजों के विरुद्ध एक महान संघ में सम्मिलित हुआ। ये संघ असंतुष्ट निजाम द्वारा संगठित हुआ था क्योंकि निजाम अंग्रेजों द्वारा गुंटा के जिले व बालाघाट क्षेत्र की दीवानी के बदले 7 लाख रुपये नहीं दिए जाने से नाराज था। वारेन हेस्टिंग्स की महाराष्ट्र में हस्तक्षेप की नीति से मराठे भी अंग्रेजों से नाराज थे। अतः हैदर, निजाम व मराठों ने त्रिगुट बना लिया था। भारत के बाहर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड और विद्रोही अमेरिकन उपनिवेश भी इंग्लैंड के विरुद्ध मिल गए थे। फ्रांस भारत में खोई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत में भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर आक्रमण कर दिया जो कि हैदर के राज्य में था। माही से ही मैसूर की सेना के लिए आवश्यक सामग्री आती थी। सामग्री मिलने में अत्यंत कठिनाई हो गई, इसलिए हैदर अंग्रेजों से रुष्ट हो गया। जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया। नवाब भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा। परिणामस्वरूप कर्नल वेली व हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 2 अलग अलग सेनाएं भेजी गईं। टीपू ने इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया। हैदर ने कर्नल वेली को अरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया। ये खबर सुनकर हेक्टर मुनरो युद्ध सामग्री तालाब में फेंककर भाग खड़ा हुआ। इस तरह हैदर अली ने 1780 में अर्काट जीत लिया। अब अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर उसे हैदर से अलग कर दिया। उन्होंने मराठों से 1782 में सालबाई की संधि कर ली, जिससे मराठे भी हैदर से अलग हो गए। अब वारेन हेस्टिंग्स ने आयाकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी।
पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और घायल हो गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर के पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा। 1783 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया। लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली। मंगलौर की संधि 1784। ये संधि अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीप के बीच मार्च 1784 में हुई। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिए। ये संधि टीपू के लिए कूटनीतिक सफलता थी क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध कर सका था। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की शर्तों को बिल्कुल भी पसंद न किया तथा क्रोध में चिल्ला पड़ा, ये लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो डालेगा। तृतीय आंग्ल माइसोर युद्ध 1790 से 1792। मंगलौर की संधि एक खोखली विराम संधि को छोड़कर और कुछ नहीं थी। टीपू भी जानता था कि अंग्रेजों से फिर लड़ाई होना अवश्यंभावी है क्योंकि दोनों का उद्देश्य दक्कन पर राजनीतिक प्रभुता जमाना था। टीपू जैसा शासक मंगलौर की संधि से संतुष्ट नहीं रह सकता था। उसने अपने लिए फ्रांस तथा कुस्तुनतुनिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया तथा 1787 में दोनों स्थानों पर दूत भेजे। इससे अंग्रेज रुष्ट हो गए। कार्नवालिस निजाम को गुंटूर का क्षेत्र नहीं देना चाहता था। निजाम इस शर्त पर सहमत हो गया कि अंग्रेज उसे हैदर द्वारा जीते गए राज्य को दिलवाने में मदद करेंगे। 1789 में कार्नवालिस ने पत्र लिखकर निजाम की शर्त स्वीकार कर ली लेकिन मित्र राज्यों के विरुद्ध मदद न देने की शर्त लगा दी। मित्र राज्य की सूची में माइसोर का नाम नहीं था। इससे टीपू रुष्ट हो गया। 1789-90 में क्रेंगानूर और एकोटा के दो दुर्ग डचों से त्रावणकोर के नरेश ने खरीद लिए जिसे टीपू खरीदना चाहता था। टीपू ने 29 दिसंबर 1789 को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। ये राज्य अंग्रेजों का मित्र राज्य था, अतः टीपू के आक्रमण के कारण कार्नवालिस उससे रुष्ट हो गया। 1790 में कार्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली और वेलूर, बंगलौर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। कार्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया। अतः टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डंडीगुल तथा मालाबार मिला, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और सुरक्षा आदि सभी तितर-बितर हो गई। कार्नवालिस ने इस संधि पर टिप्पणी की, हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। टीपू की पराजय का मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों ने 1790 में निजाम एवं मराठों से संधि करके टीपू को मित्र रहित बना दिया और युद्ध में टीपू ने घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना का अधिक उपयोग किया। कार्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना, परंतु उसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कारण जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलकर सर जॉन लॉरेंस ने भी अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। चतुर्थ आंग्ल माइसोर युद्ध 1799। 1799 में लॉर्ड वेल्जली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 में वेल्जली ने युद्ध की घोषणा कर दी और माइसोर पर पूरब से जनरल हेरिस व कर्नल वेल्जली तथा पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। स्टुअर्ट ने सदासीर के युद्ध में और हेरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। अब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू दुर्गद्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाद, धारपुरम तथा माइसोर का समस्त समुद्री तट अपने प्रदेश में विलय कर लिया। कुछ प्रदेश निजाम को भी दिए गए। माइसोर के राज्य को वाडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा माइसोर पर सहायक संधि लाद दी गई। टीपू के दोनों पुत्रों को पेंशन दे दी गई। चतुर्थ आंग्ल माइसोर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेल्जली ने दम भरे शब्दों में कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। ये पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है।
अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाई की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। वह शिया था और निशापुर के सैयदों का वंशज था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। 1739 में अपने मरने के पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपनी वंशगत जायदाद बना लिया था। सादत खां 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप पहले उसे पंचहजारी और फिर सप्ताहजारी का मनसब मिला और बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी मिली। 1720 से 1722 तक वह आगरा का गवर्नर भी रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया। सादत खां ने 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाकर उनकी हालत को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे। 1739 में उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया। वह वीरता से लड़ा, परंतु बंदी बना लिया गया। उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया तथा उसे 20 करोड़ रुपये मिलने की आशा दिलाई। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे बुलवाया तो उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। सादत खां के कोई पुत्र नहीं था। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद वही उसका उत्तराधिकारी बना। सफदरजंग 1739 से 1754। अबुल मंसूर खां सफदरजंग सादत खां का भतीजा एवं दामाद था। वह उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने बागी जमींदारों को दबा दिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ न हो सके। उसने रुहेलों और बनगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी। बनगश नवाबों के खिलाफ 1750-51 ईस्वी में की गई लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को 15,000 रुपये देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे आंतरिक विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपये पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दी जाने वाली थी। इसके अलावा पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार बनाया जाना था, मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला, इसलिए करार टूट गया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय था। 1753 में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया, जहां 1754 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। शुजाउद्दौला 1754 से 1775। अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र शुजाउद्दौला बना। तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अली गौहर को सुरक्षा के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा तो शुजाउद्दौला ने 1759 में लखनऊ में उसका स्वागत किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ वह बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध की विजय के बाद 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम को दे दिए। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से 1773 में बनारस की संधि कर ली। बनारस की संधि 1773। ये संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच की गई। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपये में बेच दिए गए। इसके अतिरिक्त नवाब ने रुहेलों के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन लिया। इसके लिए नवाब को 40 लाख रुपये कंपनी को देने पड़ते। इसी संधि से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 में मीसपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला। इस प्रकार रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया गया तथा 20,000 रुहेलों को देश से निकाल दिया गया। आसफुद्दौला 1775 से 1797।
इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। वारेन हेस्टिंग्स से आसफुद्दौला ने फैजाबाद की संधि की। फैजाबाद की संधि 1775। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। अवध की बेगमों में नवाब आसफुद्दौला की माता बहू बेगम तथा उसकी दादी बुर्रा बेगम सम्मिलित थीं, जिनके पास बहुत सा सोना और चांदी थी। परंतु बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में फैजाबाद की संधि की परवाह न करते हुए जॉन मिडल्टन को बेगमों से धन वसूलने का आदेश दिया। बाद में वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में बक ने महाभियोग चलाया था, जिसमें एक कारण उसका अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार था। आसफुद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। वजीर अली 1797 से 1798। आसफुद्दौला के बाद वजीर अली अवध का नवाब बना। सादत अली खां 1798 से 1819। सादत अली खां ने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। 1801 में इसने वेलजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली। 1819 में इसे राजा की उपाधि दी गई। गाजीउद्दीन हैदर अली खां 1814-27। हेस्टिंग्स ने 1815 में इसे बादशाह की उपाधि दी। इसके बाद नासिरुद्दीन मुहम्मद औली गद्दी पर बैठा। तदुपरांत अमजदौली 1842-47। फिर वाजिद अली शाह 1847 से 1856। यह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया। 1857 के विद्रोह में अवध के प्रति डलहौजी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक प्रमुख कारण माना जाता है।